Hello guys, how are you? I hope you all are well. And as promised, I am back with a very interesting and new chapter that is health and diseases. ये चैप्टर काफी बड़ा है और इसमें दो पार्ट है, एक हेल्थ पार्ट है और एक डिजीज पार्ट है। ये तो क्वेश्चन बैंक है, पर मैंने इस पे एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया हुआ है जो पूरे चैप्टर को कवर करता है। तो अगर आप लोग वो लेक्चर देखने के बाद ये क्वेश्चन बैंक पे आओगे तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। ठीक है, और आप लोगों की हेल्प के लिए लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। हमेशा की तरह हमारा सबसे पहला टारगेट एमसीक्यूज फॉर 1 मार्क ईच, और सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे स्क्रीन पे ये रहा। सबसे फर्स्ट, इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर एन इन्फेक्शन इज, एकदम सरल, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि आफ्टर एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के बाद हमने उससे टैकल करने के लिए जो अपने अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाया वो क्या है? वो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, पैसिव इम्यूनिटी इज, पैसिव इम्यूनिटी कहीं ना कहीं से पास होकर ही हमारे बॉडी तक पहुंच रही है, तो दैट इज acquired through ready-made antibodies, acquired through ready-made antibodies, है ना। हमारा बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा, तो हम क्या कर रहे हैं? बॉडी को रेडीमेड एंटीबॉडी से प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पैथोजेंस आर, सीधा बिना दूसरे कोई ऑप्शंस को देखे हुए, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको बीमार करने की क्षमता रखते हैं वो पैथोजेंस होते हैं, और पैथोजेंस की कैपेसिटी को हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। जैसे हमारे डिजीज रेजिस्ट करने की कैपेसिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं, वैसे ही पैथोजेंस की हमें बीमार करने की कैपेसिटी को पैथोजेनिसिटी कहते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, Which one of the following disease is a communicable? Communicable मतलब कि जो स्प्रेड होता है। तो मलेरिया है जो क्या होता है? मस्कीटो एक वेक्टर जैसा काम करते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं। क्वेश्चन 5, Which one of the following is the most accurate definition of the term health? जब डेफिनेशन की बात आई है हेल्थ की, तो हम लोग जाएंगे WHO के साथ। भले आपको A, B, D में से कोई भी अच्छा लगे या प्यारा लगे, लेकिन हम यहाँ पर जाएंगे WHO के साथ, और WHO का डेफिनेशन ये है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर जब आप हेल्थ की बात करते हैं तो जो बंदा है वो क्या होना चाहिए? इन तीनों भी डायमेंशन से हेल्दी होना चाहिए। MCQ नंबर 6 इज, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है HIV, जिसका पूरा नाम ही है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके। क्वेश्चन 7, a person preparing food in an unhygienic place can be a major source of a spread of disease टाइफाइड। टाइफाइड एक फूडबॉर्न वाटरबॉर्न डिजीज है ना, तो टाइफाइड। नंबर 8, कार्सिनोमा इज अ कैंसर ऑफ डैश सेल्स। देखो, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, एडिनोमा, ल्यूकेमिया, ये सारे डिफरेंट ये क्लासिफिकेशन है कैंसर का ऑन द बेसिस ऑफ वेयर डू दे जनरेट, और हम सफिक्स यूज करते हैं ओमा। ठीक है, तो जो कार्सिनोमा है वो है एपिथेलियल सेल्स में डेवलप होने वाला कैंसर, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ये सारे कार्सिनोमा के एग्जाम्पल है। नंबर 9, inactive gene that can cause cancer is called proto-oncogene, है ना। Question number 10, antiviral proteins released by cells infected by the virus are called interferons. All right, so this was the easiest MCQs. I am going a bit fast क्योंकि समय बहुत कम है, चैप्टर बड़ा है, करने के लिए हमारे पास बहुत काम है। All right, so you all don't have to note it down because I will be providing with the PDF also. So only focus and listen to the
लॉजिक एंड द बेसिक। हमारा सेकेंड टारगेट सिंगल सेंटेंस आंसर, जो कि है 1 मार्क ईच। इसके लिए पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, डिफाइन हेल्थ एज गिवन बाय WHO। अभी हमने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। देखो एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आप बोलो कि कोई पर्सन है जो बहुत ही डोले शोले बनाया हुआ है, उसके पास 6 पैक्स है, लेकिन वो क्या करता है, सोसाइटी में सबसे लड़ता है, झगड़ा करता है, किसी को पत्थर उठा के मार देता है, तो वो शायद फिजिकली फिट हो सकता है पर वो सोशली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है। समझ रहे हो इसका डेफिनेशन मतलब क्या है? मतलब सिर्फ डिजीज उसको नहीं है तो सिर्फ डिजीज का ना होना ही हेल्थ नहीं है, फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों ही लेवल पे वो क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, है ना। तो फिजिकल फिटनेस आप समझते हो, मेंटल फिटनेस मतलब कि जो व्यक्ति अपने आप में कॉन्फिडेंस रखता है, अपने आप में ये रखता है कि मैं ये कर पाऊंगा, हार्डवर्क कर लूंगा, है ना, तो उसको वो चीजों को टैकल करने की कोशिश करता है, सुसाइडल फील नहीं करता। सुसाइडल जो लोग फील करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं, हम उनको बोलते हैं वो मेंटली इल था, वो मानसिक तनाव से जूझ रहा था। तो मेंटली इल जो पर्सन होते हैं वो नेगेटिव फीलिंग लेना, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो हारा हुआ हूँ, डूब गई नैया, खत्म हो गई जिंदगी, ये सारी बकवास जो करते हैं वो क्या होते हैं, मेंटली इल होते हैं, भले फिजिकली कितने भी फिट हो, कितने भी सुंदर हो। समझ रहे हो? और सोशल वेलबींग का मतलब ये है कि जो ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल है, अगर सोसाइटी में वो अच्छे से नहीं रह पाता है तो वह सोशली फिट वेलबींग उसका नहीं है। तो सिर्फ इस डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ डिजीज का एब्सेंट होना ही फिटनेस या हेल्थ नहीं कहलाएगा। जो बंदा है वो तीनों भी डायमेंशन में क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। ऑलराइट, क्वेश्चन 2, व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, एकदम सिंपल सी बात है, ऐसी डिजीज जो क्या नहीं की जा सकती, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट नहीं की जा सकती, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, अगर आप रहोगे डायबिटीज वाले बंदे के साथ तो क्या रह रहे कि आपको भी डायबिटीज हो जाएगा? जवाब है नहीं। अगर आप रहोगे किसी आर्थराइटिस से जूझ रहे दादी माँ नानी माँ के साथ तो क्या आपके भी घुटनों में दर्द होने लगेगा? जवाब है नहीं। तो ये कुछ डिजीजेज है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी क्या नहीं होती, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती, और इन्हीं डिजीज को हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 3, कॉजेटिव पैथोजन ऑफ एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस का पॉजिटिव पैथोजन कौन है? एस्कैरियासिस का पॉजिटिव पैथोजन, पॉजिटिव एजेंट है एस्कैरियासिस लुम्ब्रिकॉइडिस। क्या नाम है? एस्कैरियासिस लुम्ब्रिकॉइडिस। क्वेश्चन नंबर 4, और इस एस्कैरियासिस पे आगे क्वेश्चन है जो हम वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज सेरोलॉजी? तो सेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ओके, कि किस तरह से एंटीजन बाहर से आ रहे हैं, एंटीबॉडी कैसा उनके रिस्पॉन्स में अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, उनके फंक्शनल साइट को बाइंड कर रहे हैं और हमारे बॉडी को बचा रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। ओके, सो ऑल दीज डिटेल्ड स्टडी अबाउट द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? सेरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द वेक्टर ऑफ अ मलेरियल पैथोजन। देखो जो मलेरिया है, मलेरिया में हम लोग बहुत गाली देते हैं मच्छरों को ही, लेकिन बेचारे वो भी तो इससे जूझ ही रहे होते हैं। एक्चुअली इनको एक वेक्टर बनाया जाता है। वेक्टर बनाया जाता है मतलब इनको सवारी बनाकर मलेरिया के पैथोजन हम तक पहुंचते हैं,
ठीक है, तो अगर हमको मलेरियल पैथोजन पूछा होता तो हम लोग क्या करते, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवाले, है ना, प्लाज्मोडियम फाल्कीपरम, ये सारे हमने नाम लिखे होते, और प्लाज्मोडियम मलेरिये, ये 4 टाइप के उनके कॉजेटिव एजेंट हो सकते हैं। इनका सरनेम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। और जो वेक्टर है वो कौन है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। देखो जो मेल है, मेल क्या करते हैं, ट्री के सैप पे, ट्री के सैप से अपना पेट भरते हैं, वो उनका खाना है। लेकिन इस क्वेश्चन से ये साबित होता है कि फीमेल हमेशा ही क्या करती है, खून चूसने का काम करती है। तो यहाँ पर भी जो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है, यही हमारा खून चूसने जब आती है तो क्या करती है, मलेरियल पैथोजन को हमारे ब्लड में छोड़ देती है, ठीक है। तो हमको मच्छर नहीं काटता है, हमको मच्छरनी काटती है। ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट आर कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। कॉन्जेनाइटल डिजीज ऐसी डिजीज है जो पैदाइशी है, मीन्स प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, जो जन्म से ही मौजूद है। इसका रीजन जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई जेनेटिक्स में एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन 7, नेम द वेक्टर ऑफ अ पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलारियासिस। देखो यहाँ पे भी जो वेक्टर है वो तो मस्कीटो ही है, ठीक है। जो पैथोजन है वुशीरेरिया बैंक्रॉफ्टी, पर यहाँ पर भी जो वेक्टर है वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो, ओके। तो इसका आंसर आपने लिखना है क्यूलेक्स, और अगर पैथोजन पूछता तो वुशीरेरिया बैंक्रॉफ्टी। क्वेश्चन नंबर 8, when a drug addict is not allowed to take drugs, he shows certain typical symptoms. What are these symptoms termed as? अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो जो बहुत कॉन्स्टेंटली एडिक्टेड है, बहुत ही जिसको लत लगी हुई है, जो आदी है किसी भी प्रकार का ड्रग्स लेने में, अगर उसको ड्रग्स ना मिले तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसको फीवर आ जाता है, उसको मतलब ऐसे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, पर मुझे क्या चाहिए, मेरा ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स लेना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मुझे चाहिए, वो मैं लेके रहूंगा। वो खुद को दांत काट सकते हैं, हाथ पैर पटक सकते हैं, एकदम थरथराते हैं, शिवरिंग करते हैं, है ना, लोट पोट के कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो ये जो कुछ सिम्टम्स है, इन सिम्टम्स को हम लोग विड्रॉवल सिम्टम्स कहते हैं या विड्रॉवल सिंड्रोम कहते हैं। ये कब देखने को मिलता है, जब जो एडिक्टेड पर्सन होगा किसी भी ड्रग का, उसको ड्रग न मिलने पर वो क्या करता है, ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाता है, जिनको हम विड्रॉवल सिम्टम्स या विड्रॉवल सिंड्रोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। इट इज अ टाइप ऑफ अ ब्लड कैंसर इन विच देयर इज एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन द बोन मैरो। ऑलराइट। क्वेश्चन 10, डिफाइन एडोलेसेंस। देखो एडोलेसेंस का मतलब क्या है कि एक तो स्टेज है चाइल्डहुड का, जब आप अंगूठा चूसते थे, है ना, लॉलीपॉप खाते थे, और एक है एडल्टहुड का जिसमें आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, और एक हो आप। तो आप इतने भी छोटे नहीं हो कि आप दूध पीते पापा हो, है ना, मेले में जाकर खिलौनों के लिए जिद करते हो, लेकिन आप इतने भी बड़े नहीं हो कि आप खुद के फैसले खुद ले सकते हैं, है ना। तो डिफरेंस है चाइल्डहुड में और एडल्टहुड में। तो वो डिफरेंस, वो ट्रांजिशनल फेज जो यहां से यहां ले जा रहा है, ठीक है, वो क्या है, एडोलेसेंस है। और आप हो एडोलेसेंट, जिसको हम लोग टीनेज कहते हैं ना, टीनेज या टीनेजर्स। तो ये वो स्टेज है जब चाइल्डहुड से आप जा रहे हो एडल्टहुड की स्टेज में, ओके। तो अभी आप कौन से स्टेज में हो, हुड़ हुड़ दबंग दबंग की स्टेज में हो, मतलब एडोलेसेंट
के स्टेज में हो। और WHO डिफाइन करते हैं एडोलेसेंट को कि कोई भी बंदा जो इस एज के बीच में है, जब उसके बॉडी में, ब्रेन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या हो रहा है, तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं और वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड के स्टेज में जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, एडोलेसेंट। ऑलराइट, सो ये रहा गाइस हमारा सिंगल सेंटेंस आंसर्स। 10 क्वेश्चंस हमने देखे। अब बढ़ते हैं हमारा सेकंड टारगेट 2 मार्क्स क्वेश्चंस की तरफ। क्या बोलते हो, चलें फिर? चलो। फर्स्ट क्वेश्चन, enlist the 4 types of T lymphocytes responsible for immune response of our body। 4 टाइप के टी लिम्फोसाइट पूछा है हमको और वो चारों है हेल्पर टी, किलर टी, सप्रेसर टी, मेमोरी टी। एकदम फटाफट झटपट मैं आप लोगों को इसका काम भी समझा देती हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन में तो एनलिस्ट ही बोला, तो खाली आपको लिस्ट करना है। तो जो हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल्स का नाम है, इससे ही समझ जाओ कि बेचारा हेल्प करता है बाकी टी सेल्स को और बी सेल्स को बनने में। बी है किलर टी सेल। किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल वो टी सेल है जो क्या करते हैं, बाहर से आने वाले पैथोजन को पकड़ के उनके अंदर इतने छेद कर देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सांस कहां से ले और है ना, तो उनमें होल करके उनमें टॉक्सिन रिलीज कर देते हैं जिससे वो मर जाते हैं। तो इट इज किलर टी सेल। द थर्ड वन, सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल क्या करता है, उसको सप्रेस करता है ताकि जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स है, मारा मारी में, हाथापाई में, हम मतलब कि जब लड़ाई चल रही है तब हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स ना मारे जाए। ठीक है। मेमोरी टी सेल का काम क्या है, मेमोरी बनाए रखना कि कौन आया था, किस तरह का पैथोजन था, कैसा एंटीजन था और उसको हमने किस टेक्निक से उसकी धुलाई की थी। तो जब वो नेक्स्ट टाइम आए तो उसको वही टेक्निक से धुलाई करके भगाना है। तो मेमोरी टी सेल क्या करता है, मेमोरी बनाए रहता है कि कैसा आया था, उसको हमने कैसे टपली दिया था, खटूस दिया था, मुक्का दिया था, क्या दिया था, वो बराबर याद रखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, enlist any 4 barriers that contribute to innate immunity। बैरियर्स मतलब कि ऐसे कौन सी रुकावटें हैं जो क्या करती है, हमको डिजीज से बचाती है और ये पार्ट फॉर्म करती है innate immunity का। सबसे फर्स्ट है एपिथेलियल सरफेस, हम लोग जो आगे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। Then antimicrobial substance in blood and tissue, cellular factors in innate immunity और fever। ये 4 क्या है, बैरियर्स जो क्या करती है, innate immunity में का पार्ट बनती है और जो भी बाहर से आने वाले पैथोजेंस की एंट्री को के लिए रुकावट बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, enlist any 4 therapies used to treat a cancer patient। अभी देखो ये कौन सी ऐसे तो काफी सारी थेरापीज है पर हमको सिर्फ 4 थेरापी पूछा गया है कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहली थेरापी केमोथेरापी। नाम समझ में आ रहा है, केमो मतलब कि यहाँ पर ड्रग्स का, ड्रग्स मतलब मेडिसिन वाला, हाँ दूसरा वाला नहीं। मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे क्या किया जाए, ट्रीटमेंट, वो है केमोथेरापी। रेडिएशन, आयोनाइजिंग लाइट्स का, लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हुए ट्रीटमेंट किया जाए, लंप को फोड़ा जाए, कैंसर सेल्स को मारा जाए, वो है रेडियोथेरापी। सर्जरी क्या है, ऑपरेट करके ट्यूमर को निकाला जाए। और इम्यूनोथेरापी जो इम्यून के सेल्स को बूस्ट करके मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं ताकि वो खुद ही क्या कर पाए, लड़ पाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एनी 4 सिम्टम्स ऑफ एस्कैरियासिस।
एमसीक्यूज में तो डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन था। तो 4 सिम्टम पूछ रहे हैं एस्कैरियासिस के। तो 4 सिम्टम क्या है? सबसे पहला गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, पेट में गड़बड़ी, ठीक है, क्योंकि ये कहां पर रहते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, पचाते हैं, ये सीधा सीधा हमारा पचाया हुआ खाना खा जाते हैं। हमने इतनी मेहनत से उसको बटोर बटोर के खाया, कहां कहां हम फ्री का ढूंढ के हमने खाया, उसको पचाया, और वो सारा कौन ले लेते हैं? ये ले लेते हैं, चूस लेते हैं पूरा, ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ लाइव वर्म्स इन फीकल मैटर। फीकल मैटर मतलब पट्टी, पट्टी में एस्कैरियासिस के साक्षात दर्शन होना इज प्रेजेंस ऑफ लाइव वर्म्स इन फीकल मैटर। खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मिट्टी में खेलते हैं, चॉकलेट खाते हैं, है ना, एकदम मस्त जिंदगी जीते हैं, वहां पर बहुत दर्शन होते हैं किसके? एस्कैरियासिस के। क्वेश्चन नंबर 3, लॉस ऑफ एपेटाइट इज भूख ना लगना। एंड देन 4th इज इयोसिनोफिलिया, मतलब क्या हो जाना? जो एसिडोफिल्स है, हमारे जो WBCs है, उनके नंबर में इंक्रीमेंट हो जाना, काउंट बढ़ जाना। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ मदर्स मिल्क टू अ न्यूबॉर्न। देखो, जो पैदा हुआ बच्चा है, इन्फेंट है, उसको तो एंटीबॉडीज और जो लड़ने की शक्ति है वो कहाँ से मिलती है? वो माँ के दूध से ही मिलती है। तो माँ के दूध को शुरुआती दिनों में क्या कहते हैं? जब वो शुरुआत में जो इनिशियल डेज में आता है, उसे कहते हैं कोलोस्ट्रोम। सो एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू इन्फेंट थ्रू कोलोस्ट्रोम। तो ये सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है कि अगर माँ हेल्दी है, उसको अगर वो उसके बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है और वो एंटीबॉडीज बेबी तक ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी बॉडी को क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी लड़ने की, रेजिस्ट करने के डिजीज से। ऑलराइट, क्वेश्चन 6, एनलिस्ट एनी 2 फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो, ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स है, पर हमको सिर्फ 2 ही पूछा है। तो सबसे पहला है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है? देखो, अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने जन्म के बाद प्राप्त की है, वो है अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। जैसे कि जो आइनेट इम्यूनिटी है, वो तो हमारे पास जन्म से ही है, बाय बर्थ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे स्टमक के अंदर जो HCl सिक्रीशन है, वो क्या कर रहा है? जो भी बैक्टीरिया वगैरह गए होंगे हमारे खाने के साथ, तो ये एसिड है, ये सबको जला के भस्म कर देगा। ये वहां पर चूज नहीं करेगा कि मैं किसको मारूंगा, किसको नहीं मारूंगा, ठीक है। जो भी आएंगे सब जल के खाक हो जाएंगे। लेकिन जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो स्पेसिफिकली काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेडेक की दवा लोगे, तो आपका क्या कहते हैं, जो अगर आपको बॉइल्स आए हैं तो वो ठीक नहीं होंगे, आपका सिर्फ हेडेक ही ठीक होगा। मतलब दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब जिस चीज के लिए ले रहे हो, सिर्फ वैसी चीज पे काम करेगा और दूसरे डिसऑर्डर, दूसरे प्रॉब्लम पे काम नहीं करेगा। अगर आप लूज मोशन की दवा खा रहे हो तो आपकी खांसी नहीं बंद होगी। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ? तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी हाईली स्पेसिफिक है नेचर में। सो स्पेसिफिसिटी इज द फीचर, ये उसकी खासियत है। डाइवर्सिटी, देखो आइनेट इम्यूनिटी में जितने प्रेजेंट है वो है। जो हमारा स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, वो है तो है, इसके आगे और कुछ नहीं है, है ना। ये दोनों ग्लैंड स्किन के नीचे, ये दोनों अपना अपना काम करते हैं, बात सही है, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, हमको तो पता भी नहीं है, हम कभी गिन भी नहीं सकते कि कितनी सारी हमने एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामाइन, एंटासिड, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, क्रीम, इतना हमने केमिस्ट्री को एक्सप्लोर किया है, साइंस को एक्सप्लोर किया है और बनाया है। मतलब इतना ज्यादा वैरायटीज है हमारे पास के पूछो मत। तो दैट इज व्हाट? डाइवर्सिटी, ठीक है।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं 7 पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, स्केच एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर। देखो ये दोनों, ये है हेवी चेन, जो पिंक में है वो है हेवी चेन, जो ग्रीन वाले है वो है लाइट चेन। ठीक है, तो 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन, इसको H2L2 भी कहते हैं। ये जो रीजन जहां पर V लिखा है, यहाँ पर ये जो इनका बाइंडिंग साइट है ये चेंज कर सकते हैं एंटीजन के बाइंडिंग साइट के मुताबिक, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी लॉक एंड की फैशन में फिट होते हैं, और जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन का फंक्शनल साइट को ही ब्लॉक कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, वेरिएबल रीजन। Variable region means that varies according to the structure of antigen, also known as antigen binding site. These both are antigen binding site, and this full structure is called what, variable region. And this C part is called constant region. This will remain as it is. ठीक है, और ये आपस में जुड़े हैं सल्फर सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ये भी और ये भी और ये भी। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर, वाई जैसा दिखने वाला, 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन, सल्फर सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड, बात खत्म। एकदम इजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये था हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन। भागते हैं 3 मार्क्स की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, when the ELISA test was conducted on an immune suppressed person, he tested positive for a pathogen. ठीक है, identify the disease the patient is suffering from. सीधी सी बात है, इन्फेक्शन दिख रहा है, WBC का काउंट बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये है HIV। उसका B, नेम द पॉजिटिव एंटिटी। जब हमने डिजीज पहचान लिया है HIV, तो इसका जिम्मेदार कौन है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इसका क्वेश्चन C, कि ये कौन से बॉडी के सेल्स पे अटैक करेगा, तो भैया ये तो इम्यून सेल्स पे अटैक करता है, तो सीधा पॉइंट पे आ जाता है ना, इम्यून सेल्स पे अटैक करता है, तभी तो इसका नाम है इम्यूनो डेफिशिएंसी, के मतलब ऐसा अटैक करता है कि जो ह्यूमन है उसका इम्यून सिस्टम ही खत्म कर देता है, खोखला कर देता है, कि जो इंसान है वो उसको डेफिशिएंसी हो जाती है इम्यूनिटी सिस्टम की। समझ पा रहे हो बात, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस क्या करता है, ये इम्यूनिटी सिस्टम पे अटैक करके उसकी पूरी शक्ति खत्म कर देता है, तभी तो जो पर्सन होते हैं इससे अफेक्टेड, उनको लगभग सारी ही बीमारियां होने लगती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पूरा टाइम फिस हो चुका रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एपिथेलियल सरफेस इन इनेट इम्यूनिटी। एपिथेलियल सरफेस में हम नोज के म्यूकस की बात करें या फिर स्किन की बात करें, ये फॉर्म करते हैं हमारा एपिथेलियल सरफेस। तो इंपॉर्टेंस पूछा है और 3 मार्क का है, तो हम 3 पॉइंट लिखेंगे। सबसे फर्स्ट, सीबेसियस सिक्रीशन possesses a bactericidal and fungicidal property. हमारे स्किन के बीनीथ 2 ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड। स्वेट थर्मो रेगुलेटरी है नेचर में, है ना, बॉडी का जो हीट है उसको रेगुलेट करता है, सॉल्ट और वाटर रिलीज करता है। सीबेशियस ग्लैंड एक वैक्सी सिक्रीशन सिक्रेट करता है, और वो वैक्सी सिक्रेशन को हम बोलता है सीबम। जो होता है ना स्किन पे ऑयली चिपचिपी, वो क्या रहता है, वो सीबम रहता है। तो वो सीबम के पास है बैक्टीरियासाइडल एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टी, जो क्या नहीं होने देता, हमारे स्किन पे बैक्टीरिया की ग्रोथ, फंगस की ग्रोथ नहीं होने देता है। तो बचाया ना हमको, किससे, बैक्टीरिया से और फंगस से। Then the nose prevent entry of
माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो नोज है, नोज के अंदर हेयर लाइक फाइन स्ट्रक्चर है सीलिया, और उसका साथ देते हुए म्यूकस क्या करते हैं, जो भी बाहर से आने वाले डस्ट है, पैथोजेंस है, उनको ट्रैप कर लेते हैं और एक तरह का फिल्टर का काम करते हैं और हमारे बॉडी में फिल्टर्ड एयर को एंटर होने देते हैं। और क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, द कफ रिफ्लेक्स इज एन इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी क्या है, सीलिया है, जो क्या कर सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, और कोई भी अगर फाइन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल चला गया तो उसको वो स्वाइप करते हैं अपवर्ड मूवमेंट करते हुए, जिसको हम छींक के कफ करके बाहर निकाल देते हैं। तो मतलब ये लोग अपने अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमको बीमारियों से बचा रहे हैं। Question number 3. Explain any 3 causes of substance abuse during adolescence. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 3 कॉजेज क्या है कि एडोलिसेंस की स्टेज में क्या करते हैं बच्चे, ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो मैंने बोला कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड पे जाने का स्टेज है और बीच में ही खुद को हुड़ हुड़ दबंग दबंग बनने लगते हैं, है ना। तो उसके बहुत सारे कॉजेज है, कुछ कॉजेज मैंने लिस्ट किए हैं, 3 बोला, फिर मैंने अपने आप को रोकते रोकते 4 डाल ही दिए, लेकिन एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से, जरा ध्यान से सुनो। सबसे फर्स्ट है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आजकल एक मेजर रीजन हो गया है, जहां पे पेरेंट्स एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, बच्चों को समझना नहीं चाहते और लगातार आपस में डेली के डेली घर में झगड़ा होना, है ना, एक दूसरे को ब्लेम करना, या फिर जो भी ऐसा ड्रंक मैन होगा, बेवड़ा इंसान होगा, वो पी वी के आ रहा है, घर पे आके झगड़ा कर रहा है, बच्चों को पीट रहा है, वाइफ को पीट रहा है, तो ये सारे क्या है ना, ये जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसके वजह से बच्चों के दिमाग पर गहरा असर होता है, उनको स्ट्रेस आता है कि मेरे घर पे क्या हो रहा है, क्यों इतनी मुसीबत हो रही है ना। तो ये सारे कुछ उसको टेंशन आने लगते हैं, ठीक है। तो जब जैसे कि ये टेंशन आना, फिर किसी को एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो घर पे आके दिन भर ताना पड़ रहा है, कॉलेज गए वहां पर मिस ने ताना मारा, ट्यूशन आए वहां पर सुनने को मिला, घर पे गए वहां सुनने को मिला, तो मतलब सुनते सुनते वो क्या हो जाता है, वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना। फिर कभी कभार क्या होता है, एक्चुअली वो सब कुछ ऐसे टेंशन्स होते हैं इस एज में जो एक्चुअली टेंशन होते नहीं हैं पर हमको लगने लगते हैं। उसमें से एक है रिलेशनशिप वाला भी टेंशन, हर हफ्ते होने वाला सच्चा वाला प्यार भी क्या है, एक तरह का टेंशन है ना। तो ये सारे टेंशन है नहीं, फिर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, ये सारे जो भी फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। तो अगर ऐसा फॉर एग्जाम्पल ऐसा पर्सन एको है ना, वो टेंस्ड है, तो उसका जो दोस्त है पर्सन बी, वो उसको बोले कि अरे भाई तू क्यों टेंशन में है ना। तो पर्सन ने बताया उसको अपनी स्टोरी के, भाई ऐसा हुआ ना वैसा हुआ, और बी बोले कि अरे एक काम कर, ये ले एक वो खुद बी तो खुद स्मोकिंग करता है और वो ए को भी क्या करे, अरे ले ले तू भी स्मोकिंग कर, तेरा भी टेंशन क्या होगा, दूर होगा। तो ए तो पहले बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं करना ऐसा वैसा, तो बी क्या बोलेगा उसको, अरे देख मैं करता हूँ, मैं कितना टेंशन फ्री रहता हूँ, ले बेबी ले बच्चा ले, लगे दम मिटे गम, है ना, ऐसा ऐसा बड़ी बड़ी डायलॉग बोलेगा। तो ए भी क्या करेगा, चलो एक बार ट्राई करके देखता हूँ। और जो सारे जो भी ये होते हैं ड्रग्स जैसे होते हैं, वो बेसिकली होते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं। तो जब आप सोचोगे समझोगे तो आपको दुख होगा, टेंशन होगा, लेकिन जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो चुका है, आपको कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा, कोई टेंशन ही नहीं होगा।
तो लगेगा अरे यार क्या रिलीफ फील हुआ, आहा हा, यही मेरा साथी है, सब मुझे गम देते हैं, सिर्फ यही क्या है मुझे गम से बाहर निकालती है। कौन? सिगरेट। लगे दम मिटे गम। ये सब पेपर में मत लिखना तुम लोग, हाँ, द बोर्ड्स वाले मुझ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। फिर तो ये सारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है ड्रग यूज से। अगर आपने कभी देखा होगा जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो लोग अपने ही दुनिया में राजा रहते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, है ना, अपने ही दुनिया में राजा रहते हैं। वो लोगों का अपना ही एक लैंड ऑफ फैंटेसी रहता है। ठीक है, तो उनको बहुत उम्मीदें रहती हैं ड्रग्स से, कह रहे यार पियेंगे ना एकदम मस्त रिलैक्स हो जाएंगे, पूरी दुनिया का टेंशन खत्म हो जाएगा, है ना, एकदम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनके। फिर थर्ड है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। फालतू में क्या कर लेना, रिस्क उठाना जो उठाना नहीं चाहिए। कह रहे लेके देखते ना, कुछ नहीं होएगा, क्या हो जाएगा, किसी को थोड़ी ना मालूम पड़ेगा, करते हैं ना, सब लोग करते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, क्या मैं पीऊंगा तो मैं अकेला मर जाऊंगा क्या, बाकी लोग तो नहीं मर रहे हैं, है ना, ये सारी बकवासें। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। मतलब जब बच्चे को ऐसा लगता है कि यार मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, मुझे कोई समझने वाला ही नहीं है, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे आइसोलेट कर दिए हैं, टीचर भी मुझे डांटती चिल्लाती है, मेरे पेरेंट्स भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो लोग अपना टेंशन मिटाने के लिए, थोड़ा रिलीफ फील करने के लिए, रिलैक्स फील करने के लिए, उन सारी चीजों को भूलने के लिए क्या करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज का, ड्रग्स का सहारा लेते हैं। समझ में आ रहा है ना बाबा लोग? हाँ, तो ये सब कुछ करने का नहीं, ठीक है, मेंटली फिट रहने का। जो मैं कर रहा हूं मैं उसमें एक्सेल करूंगा, मैं इस प्रॉब्लम को पार करूंगा, ये एटीट्यूड रखने का। मैं बड़ा हूं और मेरा गॉड बड़ा है, प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, ये एटीट्यूड रखने का बहुत जरूरी है बच्चे लोग लाइफ में। ठीक है। फिर से एडोलिसेंस, 3 स्टेजेस ऑफ एडोलिसेंस। देखो WHO ने क्या बोला, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस एज के बीच में है वो एडोलिसेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला अर्ली पीरियड है 10 to 14 ईयर्स। सो इस एज में जो बच्चा जो एडोलिसेंट है, so the change include beginning of the appearance of a secondary sexual characters. ओके, धीरे धीरे appearance होने लगता है। Middle period 15 to 17 years, it is characterized by almost complete full development of secondary sexual characteristics. And 18 to 19 years वाले जो late period है adolescent का, it is characterized by establishment of total physical maturity, established abstract thinking, intellectual and functional identity। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये मैच्योर हो चुका है, इसका ब्रेन डेवलप हो चुका है, ये चीजों को सोच सकता है, समझ सकता है, कोई भी जो ट्विस्टेड क्वेश्चन हो उसको समझने की कैपेसिटी रखता है, और इसको अच्छा बुरा समझ में आता है। तभी तो 18 इयर्स को क्या रखा गया है, वोटिंग के लिए भी ये एज को माना गया है, बिकॉज इट इज बिलीव दैट फिजिकल मैच्योरिटी and intellectual and functional identity is been achieved. Question number 5, give the preventive measure of AIDS. ठीक है, see AIDS का as such तो कोई इलाज नहीं है, सबसे बेहतर है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी भी जो हमारे पास ड्रग्स है एड्स के लिए, वो एड्स क्योर नहीं करते, वो उसको कंट्रोल करते हैं और थोड़ा सा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाते हैं। एड्स का आज भी कोई क्योर नहीं है, ये एक टाइप का इनक्यूरेबल ला इलाज बीमारी है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स पूछा कि कैसे इसको फैलने से बचाए। तो हाई रिस्क ग्रुप शुड रिफ्रेन फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड, मतलब कि जो लोग एड्स के रिस्क पे है वो लोग क्या ना करें, वो बहुत ही ज्यादा दानवीर ना बने और अपना ब्लड डोनेट ना करें और सबको ना फैलाए।
डिस्पोजेबल नीडल्स शुड बी यूज्ड। अब पहले ऐसा होता था जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो वो हमको जो नीडल यूज करके इंजेक्शन लगाते थे उसी नीडल को, सिरिंज को 20 मिनट तक का उनके पास एक इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ स्टील का कंटेनर होता था जिसमें पानी बॉईल होता रहता था, उसमें वो लोग उसको बॉईल करते थे और ये मानते थे कि सारे जर्म्स बैक्टीरिया जो मर गए हैं और उसको दोबारा से यूज करते थे। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करते, डिस्पोजेबल नीडल्स यूज करते हैं कि एक बार यूज कर लिया उसके बाद में फेंक दो, यूज एंड थ्रो। नंबर 3, sexual habits should be changed. Here more specifically, avoid multiple sex partners. Okay. Avoid multiple sex partners. Also, precautions should be used. मास अवेयरनेस, लोगों में इसकी जागरूकता, जानकारी फैलाई जाए, बताया जाए कि डिजीज क्या है, इसके रीजंस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और कैसे इससे बचा जाए, ये किस तरह से फैलते हैं और किस तरह से नहीं फैलते हैं। तो जब लोगों में जागरूकता आएगी तो ही क्या होगा, कुछ लोगों के एंड पे कुछ काम हो पाएगा। Then razors and tattoo needles should not be shared. पहले जो ये होते थे सैलून छोटे मोटे, वो क्या करते थे, वो लोग एक ही उस तरह में जो सिंगल ब्लेड से वो कई लोगों पर वो लोग यूज करते थे। लेकिन इसमें मान लो कि अगर कोई पर्सन है ए और अगर वो सफर कर रहा है HIV से या एड्स से और इसको शेविंग के दौरान इसको कट लग गया, उसको ब्लड आ गया और वो क्या हो गया, वो ब्लेड में लग गया, और कोई हेल्दी पर्सन है बी, वो भी जाता है शेविंग कराने के लिए और इसको भी क्या होता है, शेविंग के दौरान कट लग जाए, ब्लड आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्लेड है वो तो इसके ब्लड में टच हो गया, तो अननेसेसरीली इसका बेचारा, इसने कोई खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना वाला सीन हो जाएगा, राइट। तो रेजर्स और टैटू नीडल्स जो पियर्सिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, टैटूइंग के लिए, वो क्या नहीं होना चाहिए, वो भी डिस्पोजेबल होना चाहिए, यूज एंड थ्रो होना चाहिए, दोबारा से यूज नहीं करना चाहिए। Infected mothers should avoid pregnancy because one of the method of transmission of AIDS is from mother to fetus. तो टू अवॉइड प्रेगनेंसी, और आजकल तो ऐसे ड्रग्स भी आ गए हैं कि जिससे अगर अफेक्टेड मदर उसको ले तो चांसेस है कि वो जो HIV इन्फेक्शन है वो मदर तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहे और फीटस तक ना जाए। तो ऐसे कुछ मेजर्स लेने चाहिए। देन क्वेश्चन 6, हाउ इज अ ट्यूमर फॉर्म इन द बॉडी। ट्यूमर तो क्या है, जब सेल पागल हो जाता है, अनकंट्रोल्ड लेवल पे डिवाइड होता है एक्सेसिव रेट पे, तो वो बनाता है लंप, बहुत सारे सेल्स एक जगह पे इकट्ठा होकर बनाते हैं लंप, वही है हमारा ट्यूमर। सो इट डेवलप्स व्हेन सेल्स इन द बॉडी डिवाइड एंड ग्रो एट एन एक्सेसिव रेट, तेजी से। दो टाइप के ट्यूमर, अच्छा देखो टाइप्स ऑफ कैंसर में और टाइप्स ऑफ ट्यूमर में फर्क है, हाँ बच्चों। तो जब ट्यूमर पूछे दो टाइप के ट्यूमर, तो है बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, दोनों में डिफरेंस है। देखो जो बिनाइन है ये फेटल नहीं है, मतलब ये जानलेवा नहीं है, और ये फेटल है, ठीक है। इसको हम लोग सर्जरी से ऑपरेट करके निकाल सकते हैं, इसको नहीं निकाल सकते हैं। दिस डज नॉट शो मेटास्टासिस। मेटास्टासिस मतलब कि अगर बॉडी में एक जगह पे गांठ है तो ये वहीं रहेगा, पूरे बॉडी में फैलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो मैलिग्नेंट है वो क्या होता है, वो स्प्रेड होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में। तो सी का आंसर हमको वैसे ही मिल चुका है कि विच ऑफ दिस अंडरगोज मेटास्टासिस, सो मैलिग्नेंट गोज अंडर मेटास्टासिस, दैट मींस इट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मोड ऑफ अ ट्रांसमिशन, मतलब कि HIV कैसे फैलता है। ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मदर टू फिटस, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्लेड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसके लिए इन दोनों केसेस में स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है ना, कि ऐसे किसका भी ब्लड किसको भी नहीं हम लोग चढ़ा सकते, ट्रांसफ्यूज कर सकते। तो ब्लड ग्रुप और अदर फैक्टर्स के अलावा एक HIV टेस्ट भी क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, ये था हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब चलते हैं 4 मार्क की तरफ। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो, आपको पता है अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है इम्यूनिटी दैट डेवलप्स आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, divided into 2, active immunity and passive immunity. Active immunity which develops in response to an infection or vaccination. Active is again divided into natural and artificial. Passive is also divided into natural and artificial. See, what is a natural, active, acquired immunity? So, नेचुरल, एक्टिव, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको नाम से समझो कि नेचुरली हमने अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके ये इम्यूनिटी को अक्वायर किया। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि मीजल्स, ये एक टाइप का इन्फेक्शन है जिसमें बॉडी पे ऐसे सोर्स आ जाते हैं। तो ये एक बार अगर हमको होता है तो इससे हमारी बॉडी लड़ना पहले से जानती नहीं है, लेकिन इन्फेक्ट होने के बाद इससे हम लड़ना सीख जाते हैं, लड़ते लड़ते लड़ जाते हैं। ठीक है, और एक बार हम इससे लड़ जाते हैं तो दोबारा हम इससे इन्फेक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेमोरी रहती है कि कैसा इसको धोना है। तो दोबारा भी अगर कभी ये पैथोजन अगर हमसे हमारे बॉडी से एनकाउंटर करेगा तो हमारी बॉडी इसका ही एनकाउंटर कर देगी। ठीक है, तो नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी को एक्टिवेट करके, एक्टिव करके इस इम्यूनिटी को एक्वायर किया, hence the name goes natural, active, acquired immunity. All right. Other is artificial. Artificial क्या है? Antibodies developed in response to a vaccination. पहले वैक्सीन का मतलब समझो। वैक्सीन का मतलब, वैक्सीन इज either live or dead. Is a composition of a live or as you can say paralyzed or attenuated organism, or you can say virus. For example, बहुत ही फेमस और एकदम कॉमन है क्या? पोलियो वायरस। अगर मैं बोलूं कि जो आप लोग पोलियो का डोज लेते थे, वो पोलियो का जो डोज था वो डोज वायरस ही था पोलियो का, तो क्या आप लोग मानोगे? नहीं मानोगे कि हम लोग पोलियो का वायरस क्यों अंदर ले रहे थे। तो एक्चुअली वो जो वायरस था वो पैरालाइज्ड था या फिर डेड था, जो उस टाइम पे हमारे बॉडी में पोलियो नहीं क्रिएट कर सकता था, पर हमने हमारे बॉडी को वो वायरस देकर बॉडी को ट्रेन किया कि कल के दिन अगर जब सच में ऐसा वायरस हम पे अटैक करेगा तो कैसे उससे लड़ना है। तो जो हमने 5 साल तक 2 बूंद जिंदगी के लिए वो हमने हमारे बॉडी को उल्लू बनाया और वैक्सीन के नाम पे पैरालाइज्ड और डेड पोलियो वायरस ही बॉडी में डाला ताकि बॉडी उससे लड़ने को सीखे। ठीक है, तो यहाँ पे वी डेवलप्ड एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी बट विथ रिस्पॉन्स टू अ वैक्सीनेशन। तो जो हमारे बॉडी ने एंटीबॉडी डेवलप किया वो इस वैक्सीन के रिस्पॉन्स में किया,
इसको पैथोजन मान के किया। समझ रहे हो बच्चों? सो हेंस द नेम गोज आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल तरीके से बॉडी को लू बना के हमने हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके ये इम्यूनिटी को प्राप्त किया, हासिल किया। डन। पैसिव पे जाते हैं। पैसिव मीन्स विच डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स। मतलब इसमें हमारा बॉडी डेवलप नहीं कर पा रहा है, हम ऑलरेडी कहीं से रेडीमेड एंटीबॉडीज ले रहे हैं और खाली उसको हमारे बॉडी में पास कर रहे हैं। ओके, तो नेचुरली एंटीबॉडीज रिसीव्ड फ्रॉम मदर, एग्जांपल थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, कोलोस्ट्रम जो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एंटीबॉडी सीधा मदर से किसको आ रही है? बेबी को आ रही है। ठीक है, तो ये नेचुरल वे तो है ही, लेकिन पास होके आ रही है। सो नेम गोज नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल में क्या किया जाए? जो मेडिसिन के थ्रू लिया जाए, इंजेक्शन के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू अगर लिया जाए तो वो क्या है? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि ये सबको समझ में आ गया और सबको क्लियर हो गया। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नाम देख के डरने का नहीं, इसका मतलब सिम्टम्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोले तो सिम्टम्स। ठीक है, तो इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: इनिशियल इन्फेक्शन, असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एंड एट लास्ट एड्स। देखो, शुरुआत में इट इज द वायरस, इनिशियल इन्फेक्शन विद द वायरस and formation of antibodies. Stage 2 is asymptomatic carrier state, जब डिजीज, देखो इसकी पता है एक बहुत ही अजीब बात ये है, आपको पता है ना कि डिफरेंस है HIV में और एड्स में। हो सकता है, अभी देखो डिफरेंस क्या है, अगर मैं बोलूं कि पर्सन ए HIV पॉजिटिव है, ठीक है, और पर्सन बी को एड्स है, तो आप बोलोगे क्या मजाक करते हो मैडम, दोनों तो बात एक ही है ना। लेकिन दोनों बात एक नहीं है। पर्सन ए HIV पॉजिटिव होने का मतलब कि इसके ब्लड में HIV के वायरस पाए गए हैं, लेकिन वो वायरस अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, वो लोग अभी इनक्यूबेशन स्टेज में है, इनक्यूबेटेड स्टेज में है, मतलब वो अभी रेस्टिंग फेज में है, वो अभी एक ही बॉडी में एक्टिवेट नहीं हो पाए हैं। हो सकता है एक इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसका जो डेली लाइफस्टाइल है, रूटीन है, एक्सरसाइज, खाना पीना सब सही है, तो इसके लिए वो प्रेजेंट है, पर वो लोग अभी तक एक को कुछ सिम्टम नहीं दे पाए, एक का कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि बी को एड्स है, मतलब कि ये जो HIV वाले वायरस थे वो बी के बॉडी में काम कर गए हैं, काम को अंजाम दे चुके हैं और यहाँ पर इनके इम्यून सिस्टम पे अटैक कर चुके हैं। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन यहाँ पर कामयाब हो चुका है। तो ये डिफरेंस है HIV पॉजिटिव व्यक्ति में और एड्स वाले बंदे में। हो सकता है कि HIV, ऐसा हुआ है कि जो HIV पॉजिटिव पर्सन है, इनको 10-10 साल तक का ये पॉजिटिव रहे हैं पर एड्स डेवलप नहीं हुआ है। समझ रहे हो? सो दिस वाज द असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट, जब क्या नहीं है, मतलब कोई सिम्टम्स नहीं दिखा पा रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है। थर्ड स्टेज इज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब कि एक या एक से ज्यादा सिग्नल पता चलने लगे। बहुत सारे सिम्टम्स है एड्स के, वीक फील करना, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ ब्लड थ्रू नेचुरल ओपनिंग्स, है ना, फेवरिश होना, बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। और फाइनल स्टेज इज एंड, द एंड स्टेज इज एड्स। एड्स इज द एंड स्टेज ऑफ HIV infection. All right guys, so this 4 step, 4 marks. Question number
एक्सप्लेन एनी 4 थेरापीज, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से जरा एक झटपट देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के 4 थेरापी क्या है? केमोथेरापी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रग्स बोले तो फिर से बोल रही हूँ, मेडिसिन, चरस, गांजा, कोकेन, हीरोइन, ये सब में सोचने का ड्रग्स का मतलब, हम साइंस स्टूडेंट है, ड्रग्स का मतलब क्या है? मेडिसिन, ठीक है। ड्रग्स का मेडिसिन का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं? हम कैंसर सेल को किल कर रहे हैं, वो केमोथेरापी है। सर्जरी से रिमूव कर रहे हैं ट्यूमर को, सर्जरी है ना। रेडिएशन थेरेपी से मतलब रेडिएशन का इस्तेमाल करके कैंसर सेल्स को फोड़ रहे हैं, किल कर रहे हैं, ट्यूमर को श्रिंक कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, वो रेडिएशन है, या इसको हम लोग रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी, जिसमें क्या किया जाए? इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाए, क्या करके? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स देख, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन्स, इसको दे के हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे ताकि हमारा इम्यून सिस्टम ही इससे लड़े, वो है इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। कभी कभार कंबाइंड थेरेपी भी यूज करते हैं कि ऊपर से कोई भी दो को कंबाइन कर सकते हैं। सर्जरी भी हुई है, मेडिसिन भी चालू है, रेडिएशन भी हो रहा है, मेडिसिन भी चालू है, तो कंबाइंड थेरेपी भी ऊपर से किसी भी दिए हुई थेरेपी में से कंबाइंड थेरेपी भी यूज कर सकते हैं। So guys, this was all from my end on the question bank health and disease. I once again repeat the same thing कि आप लोग पहले इसका लेक्चर अच्छे से देख लो तो कॉन्सेप्ट आपके और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो काइंडली गो थ्रू इसका पीडीएफ, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का नाम भी है और लिंक भी है। सो गो विथ इट, ओके, बाय द टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।